So today's topic from the chapter chemical kinetics is the factors affecting rate of a reaction. As in our books we have generally 7 factors, but एक factor मैंने नया introduce किया है यहाँ पे. तो पहला factor, one of the most important factor, concentration of reactant and product. Second, temperature. Third, surface area. Fourth, nature of the reactant or the products formed. Fifth, intensity of the light. Sixth, catalyst. And seventh is volume of the solution. ये किस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बट ये इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन. किस तरह से, अब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. मतलब सबसे पहले अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increase in concentration of, with increase in, पूरा लिखते हैं, increase in concentration of reactant. तो reactant की concentration increase करने पे rate of reaction increase करता है, rate of reaction increase कर जाता है generally. बट रेट ऑफ रिएक्शन कई केसेस के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रिएक्टेंट की वो डिक्रीज भी करता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस डिक्रीजेज. आपको धीरे धीरे करके इनके एग्जांपल दिए जाएंगे. डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और कई केसों पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, यानी कि चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं भी पड़ता. सो रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर हो गया पुत्र. इसके अलावा rate of reaction in some cases also affected by change in concentration of products. आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएंगे या धीरे धीरे इस चैप्टर में समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा. तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मे रिमेन अनइफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन मे इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन इन सम केस आल्सो इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड्स अपॉन ऑल और वन और नन ऑफ द रिएक्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आप देखेंगे जिनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सारे रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, या कईयों में किसी एक या दो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होंगे जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा. क्लियर हो गया. सो सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. सो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इट इज फाउंड दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम से, जो कि हम आर्हेनियस इक्वेशन की टाइम पे पढ़ेंगे, वहां पे इस टर्म्स को, ये दो टर्म्स आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुत्र, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर. कंसंट्रेशन को डिटेल में स्टडी किया जाएगा बाय द टर्म अंडर द हेडिंग कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, और टेम्परेचर को और डिटेल में और अच्छे से स्टडी किया जाएगा अंडर द हेडिंग नेम्ड एज आर्हेनियस इक्वेशन. ठीक है. बट यहाँ पे थोड़ा सा वो फैक्टर्स के बारे में हम जनरल नॉलेज ले रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे. तो सबसे पहला आपको बताया कौन कौन से फैक्टर्स से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. अब टेम्परेचर में, नाउ जनरली अगेन with increase in temperature, with increase in 10 degree temperature,
द रिएक्शन इंक्रीजेज इट्स स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, इंक्रीजेज इट्स स्पीड, जिसको आप क्या कह सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, बाय 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है विद जस्ट 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन सपोज R है, तो 10 डिग्री राइज करने पे वो रेट ऑफ रिएक्शन 2R या 3R हो सकता है। ये ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सरफेस एरिया। इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के साथ। सरफेस एरिया, सो अगेन दो रिएक्शंस जनरली विच आर एडजॉर्ब्ड, यानी कि जो रिएक्शन सरफेस पे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को अगर सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। सो हम कह सकते हैं मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों सर? क्योंकि इसका एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं कि अगर सपोज आप हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल लीजिए, आप सबने देखा होगा वहां पे हम यूज करते हैं प्लेटिनियम या पैलेडिनियम एज अ कैटलिस्ट, तो वो प्लेटिनियम और पैलेडिनियम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केसेस के अंदर, तो मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर हम एक या दो केस स्टडी करते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज कर लीजिए नेचर में आपके पास 3 तरह के स्टेट्स हैं। स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। मतलब अब बेसिकली गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स दे आर मोर क्लोजर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, और सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे। तो जिसकी वजह से आप देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम मोशन है, सो दे हैव मोर चांसेस ऑफ कोलिजन। यहाँ पे चांसेस कम, यहाँ पे बहुत कम। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड। सेकंड इसका केस हम स्टडी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप बात करें आयनिक और कोवलेंट सब्सटेंसेस की, आयनिक और कोवलेंट सब्सटेंसेस की, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑलरेडी वहां आयंस अवेलेबल होते हैं। सपोज आपने एक NaCl लिया और एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया, तो इसके अंदर ऑलरेडी सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन अवेलेबल है, ऑलरेडी आयंस अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रिएक्शन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये रिएक्शन कंप्लीट होगा टू फॉर्म AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें से कोवलेंट कंपाउंड की, लेट्स सपोज हम रिएक्ट करवा देते हैं नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को टू फॉर्म अमोनिया गैस। बैलेंस नहीं कर रहा उत्तर, अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड अवेलेबल है, और इनके अंदर अवेलेबल होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी कि आपको पहले ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे और फिर यहाँ पर कुछ नए बॉन्ड्स बनाने होंगे। तो यानी कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। सो इन दिस प्रोसेस आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, यहाँ कम लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आयंस अवेलेबल थे, ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ उनमें आपने सेपरेशन बढ़ानी है। जैसे ही आप उनको एक्वस मीडियम में, यानी कि आप इनको सॉल्वेंट में डालोगे, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में और डिक्रीज हो जाएगी, आयंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? इसी केस में अगर आप थर्ड केस भी देखना चाहो, देखो नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ, बट हम शॉर्ट में 3 पॉइंट समझ लेते हैं। तो इसी में अगर आप बात करो स्टेबिलिटी की, तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे।
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना जल्दी बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। या हम ये कह सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितने ज्यादा स्टेबल होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम हो जाएगा। क्लियर हो गया पुत्र? इसका एग्जांपल ले लीजिए। सपोज प्रोडक्ट का कॉमनली यूज होता है, पेपर में आता है। सपोज आप एक एसिटिक एसिड लें और एक फॉर्मिक एसिड लीजिए। जब ये सपोज डिसोशिएट होंगे तो यहां अवेलेबल होगा HCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, यहां अवेलेबल होगा एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक है पुत्र? अब आप ध्यान दें, H पॉजिटिव आयन तो दोनों में कॉमन है, फर्क किसका है? एसीटेट आयन का और फॉर्मेट आयन का। अब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कैरी करके बैठा हुआ नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल ग्रुप जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है, यानी कि जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, अब मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि वो इसको अनस्टेबल कर रहा है। यहां पे हाइड्रोजन ही है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यस दिस फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन जो है, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ, ये मतलब हुआ ना इसका। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया पॉइंट? सो नेक्स्ट है पुत्र इंटेंसिटी ऑफ लाइट या एक्सपोजर ऑफ रिएक्शन टू द रेडिएशन। देखिए ये जो फैक्टर है ये हर किसी रिएक्शन में लागू नहीं होता, ये उन्हीं रिएक्शन में एप्लीकेबल होगा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, आप एक जनरल एग्जांपल लीजिए। सपोज आप सबने ये रिएक्शन पहले भी देखा होगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट किया जाता है और ऊपर लिखा जाता है H इंटू न्यू और साथ में बना दिया जाता है 2HCl। तो ये H इंटू न्यू क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या है पुत्र? लाइट रेडिएशंस। लाइट के अंदर जो पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे लाइट रेडिएशंस के, विच कैरी सम एनर्जी, दे आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, आपको याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया जाता है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू या E इज इक्वल टू NH इंटू न्यू। न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, H इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अब ऐसे रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होने हैं, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी जितनी ज्यादा, यानी कि ये भी हम डिटेल में और स्टडी करेंगे, वैसे इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा हो जाएंगे पुत्र। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी, रिएक्शन की स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल हो गया पुत्र। अब कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट जनरली वो कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। बट हम यहां बात करेंगे कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस, सो दे आर द सब्सटेंसेस which can increase or decrease the rate of reaction। अब हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करेंगे पुत्र, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अनदर पाथवे फॉर द रिएक्शन टू अक्कर। यानी कि अगर आपका कोई एक रिएक्शन हो रहा है, लेट सपोज आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, सपोज यहां पे आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है पुत्र, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐसे नहीं बनते। यहां से पहले, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्टेंट को एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉलो करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है
और वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्शन टू अकर, जिसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, EA। देखते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है पुत्र। तो सपोज ये एक पाथ है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। अब कैटलिस्ट क्या करेंगे, जैसे आप कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो कैटलिस्ट इन्हीं रिएक्टेंट को एक अनदर पाथवे प्रोवाइड करवा देंगे टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन विच द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस। तो ये वाला स्टेट है विद कैटलिस्ट, जब आपने कैटलिस्ट डाले, और ये वाली स्पीड हो गई या ये वाला पाथ हो गया जब आपके पास विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट। सो जैसे आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो, दे विल प्रोवाइड अनदर पाथवे फॉर द रिएक्शन, जिसकी वजह से उस पाथ में जो इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी, उसको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू द अदर पाथ जहां पे आपने कैटलिस्ट नहीं डाला। तो इन दैट केस आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन दिस टाइप ऑफ केस विद द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेट्स सपोज कर लीजिए आपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज किया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, बट वॉल्यूम इंक्रीज होने पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं पुत्र आप, मोलैरिटी को। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट के कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट टर्म जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो है मोलैरिटी, है ना। मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, बोलो साथ साथ में आप बताइए। मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और इन 1 यूनिट ऑफ सोल्यूशन। 2 मिनट के लिए अगर हम बात करें पुत्र, अब जब आप कंसंट्रेशन जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन वॉल्यूम, क्योंकि अब पहले सपोज 1 लीटर में 10 आयंस थे, अब आपने वॉल्यूम और बढ़ा दिया, 2 लीटर हो गया, तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस को ज्यादा वॉल्यूम मिल गया। तो अब उसके अंदर से अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लोगे तो नंबर ऑफ आयंस पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। पहले 10 थे, लेट्स सपोज कर लीजिए, अब 3, अब 5 रह गए, तो कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर गई। जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। सो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन we can say in this type of case decreases with increase in volume or decrease in concentration of ions per unit volume। ये पॉइंट क्लियर हो गए पुत्र। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एक छोटा सा टॉपिक कि अगर आपको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, तो आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज जब टाइम t इक्वल टू 0 पुत्र, जब टाइम t इक्वल टू 0 हुआ तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे और प्रोडक्ट इनिशियली मिनिमम होंगे। तो हम प्रोडक्ट यहां लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि अब फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड रिएक्टेंट धीरे धीरे करके डिक्रीज करना शुरू करेंगे, और अगेन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इन दोनों के बीच में क्या अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। अब फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम।